हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पहला जो चैप्टर होता है जिसका बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि फ्लूइड क्या होता है, राइट, और उसके नुडसन नंबर क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, कोहेजन क्या होता है, एडहेजन क्या होता है, कैपिलरी राइज कैसे निकालते हैं, एनुलर कैपिलरिटी क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। ना उसमें लास्ट के सेशन में जो पार्ट नंबर 2 था, मैंने आपको कहा था कि पार्ट नंबर 3 में हम लोग विस्कोसिटी को खत्म करेंगे, और जो आपका पूरा चैप्टर है फ्लूइड प्रॉपर्टीज का, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज हम लोग यही करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी के बारे में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, ठीक, रिगार्डिंग द विस्कोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट, विस्कोसिटी क्या है? इट इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, राइट। अब जब भी आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो करता है। फ्लूइड मतलब या तो आपका वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये पानी के अंदर, बॉटल के अंदर पानी है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इस बॉटल को हल्का सा टिल्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं अगर इसको हल्का सा टिल्ट करूं तो आप देखोगे कि पानी का जो सरफेस है आपका वो चेंज हो रहा है आपका, राइट। तो बेसिकली इसकी टेंडेंसी है लिक्विड की फ्लो करने की, बिकॉज इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड दैट इज वाई अपने आप ही फ्लो करता है। ठीक है, तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या है? ये रेजिस्टेंस टू फ्लो है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो करने का जो रेजिस्टेंस है उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी है एक, तो ठीक है, अगर सेम बॉटल में अगर मैं शहद भर दूं, अगर मैं सेम बॉटल में इफ आई फिल दिस बॉटल विद हनी, यू विल फाइंड आउट कि अगर मैं इसको बॉटल को टिल्ट करूं, थोड़ा इमेजिन करना, अगर इसके अंदर हनी हो, अगर मैं इसको टिल्ट करूंगा तो ये जो इतनी स्मूथली इसकी सरफेस चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज हनी में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, एंड दैट इज वाई मैं बोलूंगा कि जो हनी है उसमें जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो ज्यादा है। रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मैं ये बोलूंगा। तो विस्कोसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। इट इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इस विस्कोसिटी का रीजन क्या है, या रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का रीजन क्या है? दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ कोहेजन मैं इसको बोल सकता हूं। कोहेजन, कोहेजन जनरली आपका होता है लिक्विड्स में, जैसे पानी हो गया, शहद हो गया, या आपका प्रिंटर इंक हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा एक और रीजन है, इसका एक और रीजन है, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, या मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। एमएमटी भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये जनरली आपका गैसेस के केस में होता है। तो लिक्विड्स के केस में आपका जो है फोर्स ऑफ कोहेजन होता है, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोलते हैं। और सेकंड आपका जो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, जनरली आपका जो है गैसेस के केस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर मैं नुडसन नंबर लेस देन 0.01 की बात करूं, अगर नुडसन नंबर लेस देन 0.01 की बात करूं, जिसको मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, की जो पार्टिकल्स एकदम सरफेस से लगे हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं, वहां पे उनकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जीरो होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऐसे सरफेस है, अभी मैं धीरे धीरे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर आ रहा हूं, मान लो कि मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहां से कोई फ्लूइड आया, उस फ्लूइड की वेलोसिटी यू थी मान लो, तो जो पार्टिकल्स एकदम सरफेस के पास एकदम कनेक्टेड होंगे उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मान लो कि अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहूं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। इसके ऊपर वाली लेयर पे मैं जाऊंगा तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर? तो लेट अस से, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहूं तो इसकी वेलोसिटी जो है आपकी वो जीरो है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली बात है कि वो u से कम होगी। लेट अस से इसकी v1 पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन u है। इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो उसके बाद जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी v2 होगी, वो भी u से कम होगी। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा इंक्रीज क्यों होगी? देखिए स्टूडेंट्स,
अब जब मॉलिक्यूलर मोमेंट जब आपका फोर्स ऑफ कोहेजन है, जब न्यूटन नंबर लेस देन 0.01 है, तो जो पार्टिकल एकदम चिपक गए हैं सरफेस से, वो चाहते हैं कि उसके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी चिपके रहें, बिकॉज फोर्स ऑफ कोहेजन एक होती है दो पार्टिकल्स के बीच में। तो मान लो कि जैसे दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर आएंगे तो ये तो हो गई जीरो वेलोसिटी। अब ये चाहेगा कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, लेकिन वो नहीं होगी। क्यों? बिकॉज जो नुडसन नंबर लेस देन 0.01 है, नो स्लिप कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज के लिए वैलिड है। तो बाउंड्रीज पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ कम जरूर हो जाएगी। कैसे? दो दोस्त हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर? दोनों दोस्त जो है दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक दोस्त के पैर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता, वो बोलता है मुझे रेस्ट करना है, मैं रुक जाता हूं। तो एक दोस्त जो है रुकने का ट्राई करता है, लेकिन एक दोस्त बोलता है नहीं भाई दौड़ तू, मेरे को फर्स्ट आना है, इस 100 मीटर की रेस को जीतना है। तो एक दोस्त जो है, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, तो एक दोस्त जिसको दोस्त दूसरा गिर गया है, जो खड़ा हो गया है, उसको खींचेगा। तो बेसिकली जो आपका दोस्त जो एनर्जेटिक है, जो फर्स्ट आना चाहता है, उसकी भी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, बिकॉज जो दोस्त आपका बैठ चुका है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मोमेंटम को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो ऐसे ही होगा स्टूडेंट, जैसे ऊपर ऊपर आप जाओगे ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, उसके ऊपर थोड़ी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी। एक पोर्शन ऐसा आएगा, एक पार्टिकल कुछ ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट 99.99% जो है यू के बराबर हो जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी। क्लियर? तो बेसिकली आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं ऐसे आपको आइडियली समझाऊं, तो अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। क्लियर? अगर मैं नुडसन नंबर लेस देन 0.01 की बात कर रहा हूं, जो कि हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट आपका पैराबोलिक नेचर का होगा। क्लियर? अगर मैं एक नॉर्मल फ्लो की बात करूं, टर्बुलेंट में अलग होता है, वो हम बाद में पाइप फ्लो में बात करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो में अलग होता है। ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूटन है, तो यहाँ पे न्यूटन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, पुराने जमाने में ऐसा नहीं है कि कोई अगर फिजिक्स का साइंटिस्ट तो फिजिक्स के लॉज देगा, मैथमेटिक्स वाला तो मैथमेटिक्स के लॉज देगा। तो लोग जो है ना एक दूसरे लॉज देते थे, मैथमेटिशियन जो है फिजिक्स के केमिस्ट्री के लॉज दे रहा है, अलग अलग था। आजकल तो एकदम प्रॉपर एकदम फील्ड बन चुकी है कि अगर मेरे को रिसर्च करना है बायोमेडिकल में, तो बायोमेडिकल की पढ़ाई करूंगा, बाकी मेरे को मतलब नहीं है फिजिक्स फिजिक्स से। पहले ऐसा नहीं था। ठीक। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने क्या बोला कि बेसिकली जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, ये बोला न्यूटन ने। अब जरा समझते हैं कि है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, है क्या। तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, इसमें ना थोड़ा सा एक कोई पार्टिकल में उठा लेता हूं, एक छोटा सा मैं सेक्शन ले लेता हूं, ये छोटा सा मैं सेक्शन उठा लेता हूं। क्लियर? अगर मैं मान के चलूं कि जो ऊपर का डिस्टेंस है वो y है, तो इसकी जो विड्थ होगी छोटे से एलिमेंटल एरिया की, या dy होगी। क्लियर? तो मैं इस छोटे से एलिमेंटल एरिया को आपको यहां दिखाता हूं। तो मैंने छोटा सा एक एलिमेंटल एरिया यहां पे उठा लिया, इसकी जो विड्थ है ये है आपकी dy, इसको मैंने मान लिया dx, इसको मैंने dx मान लिया। ठीक। अब नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि जब पार्टिकल जब जब फ्लूइड जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ऊपर का जो ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको एबीसीडी बोल दूं, अगर मैं इसको एबीसीडी बोल दूं, तो सीडी वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है एबी से, भले 0.00 समथिंग ज्यादा हो, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ऊपर वाले लेयर की एज कंपेयर टू बिलो वाली लेयर। तो मैं बोल सकता हूं, जब मैं डीएक्स को रब कर देता हूं यहां से, नहीं तो फिर इसको लिखने में दिक्कत आएगी, मैं डीएक्स को यहां से हटा दूं। ठीक है? तो मान के चलिएगा कि ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो मान लो कि इनकी वेलोसिटी है u प्लस डी यू। क्लियर? और यहां के जो पार्टिकल्स थे इनकी वेलोसिटी थी डी, डी यू छोटा और डी यू प्लस डी यू बहुत छोटा। समझ में आ गया? आई होप यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो एक को मैंने बोल दिया डी यू और एक को मैंने बोल दिया u प्लस डी यू, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अगर मैं इस डी यू को अगर मैं मान के चलूं कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, मतलब एकदम
स्थिर हो गया है। तो ये थोड़ा सा, अगर मैं डी टी टाइम की बात करूं तो डी टी टाइम में अगर ये यहां पे होगा तो ये वाला जो ऊपर का लेयर है थोड़ा सा आगे होगा डी टी टाइम में। डी टी टाइम में ये जो लेयर होगा थोड़ा सा आगे हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे एंगल जो बनाएगा बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, इसको मैंने बोला डी थीटा। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ कि ये जो आपका एंगल बना, ये आपका एंगल बना डी थीटा, और डी टी टाइम में इतना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो चेंज था वेलोसिटी में वो था डी यू। तो ये जो डिस्टेंस होगा, क्या ये डी यू इंटू डी टी नहीं होगा? ये डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी था एक्स्ट्रा डी यू और टाइम था डी टी। ठीक है, और ये जो आपका था ये था आपका डी वाई। क्लियर? नाउ अगर मैं यहाँ पे टेन डी थीटा की बात करूं, बिकॉज एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका डी यू इंटू डी टी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या आपका डी वाई। क्लियर? तो एक काम करता हूं, टेन डी थीटा, अगर डी थीटा बहुत ही स्मॉल है तो डी थीटा या टेन डी थीटा बराबर होंगे। सो टेन डी थीटा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू डी थीटा। अगर छोटा एंगल है तो इसको मैंने डी थीटा लिख दिया यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा डी यू अपॉन डी इंटू डी टी अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे जो डी थीटा अपॉन डी टी जो आएगा मेरे पास, ये डी यू अपॉन डी वाई निकल करके आ जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था आपका। ये वाला जो डिस्टेंस था आपका छोटा सा, जो आपने एलिमेंटल एरिया आपने लिया। समझ में आया? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका डी यू इंटू डी टी हो गया, और बेस आपका कितना हो गया? ये आपका डी वाई हो गया। तो यहां से मैंने इसको अरेंज करके डी थीटा अपॉन डी टी को मैं डी यू अपॉन डी वाई के बराबर लेके चला गया। क्यों लेके गया? बिकॉज न्यूटन ने मुझे ये लॉ बोला हुआ है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन के बराबर होता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो आप बोलोगे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। लेकिन इस वाले मेथड से मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स की टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो ना, ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर जो है कैसे डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ अगर आप लेते हो उसको ग्रेडियंट बोल देते हैं, सिंपल। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, तो यहां से मेरा आ गया टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर दूं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो म्यू है ना, इस म्यू को बोलते हैं डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो म्यू है ना, इसको बोलते हैं डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो म्यू की यूनिट होती है, अगर आपको पता है टाउ की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी यू जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, डी वाई जो होता है मीटर होता है, राइट। तो अगर आप ये यूनिट देखोगे तो जो टाउ की जो यूनिट, म्यू की जो यूनिट निकल करके आएगी वो आएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आप निकाल भी सकते हो, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू, ये टी हो गया, ये आपका एल टू हो गया आपका, तो वहीं से आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगर आपने सॉम पढ़ी हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। तो म्यू की एक और यूनिट है, इसको पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल सेकंड। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया तो एक बार इस लेक्चर को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू। एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया था एवरीवन, ताकि मुझे समझ में आ जाए दैट इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सीजीएस में लगाना है तो ये तो आपकी एसआई यूनिट्स हैं। अगर आपको सीजीएस में लगाना है तो सीजीएस में न्यूटन की जगह पे आप डाइन कर सकते हो, डाइन। तो वो भी आप कर सकते हो, डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वो भी आप कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड्स ऑन जैसे आपको करना है। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। म्यू है आपका एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू की आप वैल्यू याद रखिएगा। पानी का म्यू इंपॉर्टेंट है, पानी का आप म्यू याद रखिएगा, म्यू ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस।
ये आपका होता है 10⁻⁻² पॉइज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है पानी का वो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻⁻² आपका पॉइज होता है बेसिकली आपका। क्लियर, पॉइज क्या होता है, ये जो आपको अगर डाइन अगर आप रखोगे तो सीजीएस में जो यूनिट निकल करके आती है, ये आपकी आती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में, इसी को मैं उठा करके पॉइज बोल देता हूं, दिस इज कॉल्ड पॉइज। तो बेसिकली 10⁻⁻² पॉइज होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिए किसी भी एग्जाम में आपसे उठा करके पूछ सकता है, गेट में पूछ सकता है आपसे उठा के, या एजे में आपसे उठा करके ये चीज आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर, एक चीज आप और याद रखिएगा कि जो 10 पॉइज होते हैं आपके, 10 पॉइज वो अप्रोक्सीमेटली आपके 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होते हैं। आप चेक कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 10 पॉइज इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज डाइन को अगर आप कन्वर्ट करो न्यूटन 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻4 हो जाएगा, वो कैंसिल आउट होकर के आपका 10 निकल करके आ जाएगा। 10 पॉइंट इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं जरा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक विस्कोसिटी और है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम टर्म करते हैं न्यू से। न्यू क्या होता है, जो डायनामिक विस्कोसिटी होता है, अगर आप उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। अगर मैं बात करूं किसकी, एसआई यूनिट की बात करूं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस की बात करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीजीएस में। और सीजीएस में इसी यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को स्टोक्स भी बोलते हैं, स्टोक्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको ये बताती है कि कोई फ्लूइड जो है वो कितना मोमेंटम या कितनी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास हनी है, राइट, आपके पास एक कटोरी में हनी रखा है, एक बहुत बड़ी कटोरी है आपके पास, उसमें आपके पास हनी है, हनी को आपने पूरा भर दिया। अब जब आप ऊपर से कोई चीज डालोगे, मान लो छोटा सा पत्थर आप डाल देते हो या छोटा सा आप कोई वाइब्रेशन करते हो, तो वो वाइब्रेशन की कुछ वेव्स ऐसे निकलेंगी, लेकिन वो वेव्स ना ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, वहीं पे खत्म हो जाएंगी। वहीं पे आपने एक बड़े से कटोरे में सेम साइज का पानी भर दिया, और पानी में आपने ऊपर से छोटा सा कोई पत्थर या वाइब्रेशन कर दिया, तो वो जो वेव्स होंगी ना वो एकदम किनारे तक जाएंगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है पानी की वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू हनी। तो मैं ये बोलूंगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगी हनी की वो ज्यादा होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो जितना मोमेंट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब एकदम सिंपल शब्दों में, काफी कम लोगों को पता था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो जो जितनी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है। एक चीज और याद रखिएगा, पानी की जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एयर के मुकाबले, लेकिन एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले। एयर जो है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है एज कंपेयर टू वाटर। ये भी आप याद रखिएगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं एयर में, एयर के पार्टिकल्स। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है, मैं एक स्लाइड को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस वजह से कि ना, लेट मी ऐड वन स्लाइड है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए इस वजह से कि ना, एक मैं स्लाइड को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्लाइड को ऐड कर, ठीक, हाँ आप देखिएगा नाउ। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है या जो नॉर्मल विस्कोसिटी है आपकी, वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो है आपका टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है, जिसको फोर्स ऑफ कोहेजन भी बोलते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल अगर ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो बीच के जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाएगी। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो देखिए, गैसेस में जो विस्कोसिटी का मेन फंडा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर।
क्लियर? तो होता क्या इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं, दो, अब आपको पता है कि हवा में पार्टिकल ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स। जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है? अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट जो है, मोशन जो है पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब उनके टकराने का जो रेट है, पहले अगर 1 घंटे में एक बार टकरा रहे थे, अब 1 घंटे में 10 बार टकराएंगे। टकराने का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होगी और उतना ही ज्यादा आपका विस्कोसिटी जनरेट होगा। तो गैसेस में आपकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला कंसेप्ट। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कोई लिक्विड में कोई इमिसिबल सॉलिड या कुछ डाल देते हो जो कि मिलता नहीं है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, बिकॉज पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। मतलब अगर आपसे एग्जाम में कोई भी चीज ऐसी पूछे कि अच्छा बताओ कि इसकी वजह से विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो बस आप ये देखो कि इसका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर गैसेस के केस में बढ़ेगा कम होगा, या फिर फोर्स ऑफ कोहेजन लिक्विड के केस में बढ़ेगा कम होगा, बस। इसमें रटने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जो पूछ लेते हैं आपसे। क्लियर? तो बेसिकली विस्कोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है लिक्विड के केस में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है आपकी गैसेस के केस में। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एक्सप्रेशन भी है इसकी, जो विस्कोसिटी होती है एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, जो विस्कोसिटी होगी आपकी कोफिशिएंट डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। टी आपका टेम्परेचर है, अल्फा और बीटा जो है आपके कांस्टेंट है। वहीं पे गैसेस के केस में अगर मैं गैसेस की बात करूं तो विस्कोसिटी जो होती है आपके पास, ये तो लिक्विड का हो गया आपका, लिक्विड का। और गैसेस के केस में विस्कोसिटी जो होती है आपके पास, ये होती है म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पे जो अल्फा है आपका जनरली वो बीटा से ज्यादा होता है जनरली। ठीक, तो एक एक्सप्रेशन है, बस आप ये याद रखिएगा, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? एक बार थम्स अप शो कर दिया। तो ये पूरा विस्कोसिटी का फंडा है, दिस इज द कंप्लीट फंडा ऑफ द विस्कोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर आप ध्यान से देखिएगा, viscosity of gas increases with temperature whereas the viscosity of liquids decreases with temperature। ये मैंने आपको बता दिया क्या है इसका मोर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, द सेम थिंग इज रिटन इन इंग्लिश ऑल्सो, वट आई हैव जस्ट मेड यू एक्सप्लेन इन हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फंडे के बारे में जिसका नाम है रियोलॉजी। रियोलॉजी बेसिकली क्या है कि फ्लूइड्स की जो स्टडी होती है, फ्लूइड्स का जो बिहेवियर होता है उसकी जो स्टडी होती है, उसी को हम लोग जो है रियोलॉजी बोलते हैं। रियोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स जो है कैसे बिहेव करते हैं, उसकी जो साइंस होती है उसी के स्टडी करने को हम लोग जो है रियोलॉजी बोलते हैं, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है ना फ्रेंड? बहुत सारे फ्लूइड्स आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कस्टर्ड है। तो कस्टर्ड अगर आपने कभी घर पे बनाया हो, कस्टर्ड बेसिकली स्टार्च से बनता है। तो कस्टर्ड को जितना ज्यादा घुमाओगे ना, आप दूध जब गर्म करोगे, कस्टर्ड डालोगे, जितना घुमाओगे ना, उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहती है, वो उतना ज्यादा हार्ड होते रहता है। वहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो बोलते हैं ना कि ब्लड को भैया ज्यादा देर तक ऐसे मत रखो, वो जम जाएगा, ब्लड को हिलाते रहो। तो ब्लड को अगर हिलाते रहोगे ना अगर आप, तो फिर क्या होगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम होती रहती है, वो कभी भी उसमें उसको मेडिकल टर्म में शायद कोगुलेशन है क्या बोलते हैं, वो नहीं होता है, उसमें जमता नहीं है ब्लड। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कोई घाव हो गया, भगवान अगर कुछ हो, घाव हो गया, घाव अगर आप टच नहीं करोगे तो अपने आप ही यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ब्लड की, और वो ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लड को बाहर नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे बार बार टच करते रहोगे तो ब्लड कभी बंद ही नहीं होगा, चलता रहेगा ब्लड आप। ठीक है? तो हर एक फ्लूइड जो है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, इसी को हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं। तो कौन कौन से फ्लूइड्स हैं मेरे पास? तो पहला जो फ्लूइड है उसका नाम है आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी होगा, मैं चेक करता हूँ, हाँ देखो ग्राफ ही बना हुआ है। तो पहला जो फ्लूइड है उसका नाम है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लगाया, अपने आप ही वो फ्लो कर रहा है। अब देखो नाम है आइडियल, आइडियल तो कुछ होता नहीं है, अपने आप फ्लो कर रहा है बिना कोई शेयर स्ट्रेस लगाए, वो मूव करे जा रहा है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, फॉर एग्जांपल लेटर से, यहाँ पे आपने बना दिया फॉर एग्जांपल शेयर स्ट्रेस का, और यहाँ पे आपने बना दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन का, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है एकदम एग्जैक्टली डिट्टो जो है कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ, एकदम इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा।
तो इसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ऐसे कुछ आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सेकंड है मेरे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास? न्यूटोनियन जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, जो मैंने आपको बताया था टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई होगा। तो अगर आप देखोगे, अगर आप ग्राफ बनाओगे, ये मान लो कि टाउ हो गया, ये आपका डी यू अपॉन डी वाई हो गया, या जिसको डी थीटा अपॉन डी टी भी बोलते हैं, तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपका जो है आइडियल फ्लूइड है, एकदम इसके साथ कोइंसाइड करेगा। क्लियर। इसके अलावा जो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, एकदम आपका जो है शियर स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी, उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड। न्यूटोनियन एकदम ऐसे। एक होता है डायलेटेंट। डायलेटेंट क्या होता है? जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, अगर आप उसको ज्यादा हिलाओगे तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। वहीं पे आपके जो सूडो प्लास्टिक होते हैं, इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। डायलेटेंट और सूडो प्लास्टिक का जो इक्वेशन होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर एन। अब ये अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसको मैं बोलता हूं डायलेटेंट। अगर ये एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसको मैं बोलता हूं सूडोप्लास्टिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एन जो है इसको मैं बोलता हूं फ्लो इंडेक्स। एन इज कॉल्ड एज द फ्लो इंडेक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लो इंडेक्स। ठीक है। और ये जो है ना लॉ, इसको पावर लॉ भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर लॉ। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर लॉ। पावर लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। जो आपके डायलेटेंट्स हैं इनको मैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलता हूं, बिकॉज इनकी जो जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेन लगाओगे ना, वैसे वैसे इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो डायलेटेंट्स को मैं जो है शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोल देता हूं, शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स। और जो आपके सूडो प्लास्टिक होते हैं उसको शेयर थिनिंग फ्लूइड्स भी बोल सकते हैं। शेयर थिनिंग फ्लूइड्स भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक क्या होता है कि इनिशियली तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को अगर आप उल्टा कर दोगे तो उसमें से पेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। पहले आपको थोड़ा सा शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उसकी ट्यूब को दबाना पड़ेगा। जब ट्यूब को आप दबाते हो तो आप शियर स्ट्रेस लगाते हो, तो ये आपका हो जाता है टाउ नॉट। उसके बाद फिर वो एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेव करता है। तो बेसिकली जो आपके बिंगम प्लास्टिक हैं, इनकी जो इक्वेशन होती है टाउ इज इक्वल टाउ नॉट प्लस म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये होती है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स की इक्वेशन। ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपकी विस्कोसिटी होती है ना, वो टाइम डिपेंडेंट भी होती है। अगर आपकी विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है तो उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। वहीं आपकी विस्कोसिटी अगर टाइम के साथ साथ बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं रियोपैक्टिक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रिंटर की इंक है, मार्कर की इंक है आपके पास। लेटर से मान लो कि मेरे पास कोई मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर ऐसा खुला छोड़ दूं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 3 दिन के बाद आगे चलाऊंगा तो चलेगा ही नहीं फिर ये मार्कर, इसलिए इसका ढक्कन लगा के रखना पड़ता है। तो बेसिकली मार्कर की जो विस्कोसिटी है इंक की, वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। एक दिन, 2 दिन बढ़ेगी, फिर तो इतना हो जाएगा कि चल ही नहीं पाएगा। तो उसको मैं बोलूंगा रियोपैक्टिक। तो अगर आपकी टाइम डिपेंडेंट अगर विस्कोसिटी है तो वो थिक्सोट्रॉपिक या रियोपैक्टिक में आपका आएगा। ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से टाइप के आपके पास फ्लूइड्स हैं। आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, और बाकी जो आपके पास आ जाएंगे जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो आपके नॉन न्यूटोनियन में आ जाते हैं, जिसको मैं डायलेटेंट बोलता हूँ, या फिर मैं जिसको सूडो प्लास्टिक जिसको बोलता हूँ, वो आपके नॉन न्यूटोनियन में आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम में ना आपसे इनके एग्जाम्पल्स पूछता है, वो इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ना एग्जाम्पल्स पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं अलग अलग फ्लूइड्स के, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक ना। तो पहला आपका हो गया आइडियल, समझा दिया मैंने आपको। दूसरा आपका हो गया न्यूटोनियन। न्यूटोनियन मैंने आपको समझा दिया, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये आपका हो गया न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर 2 नॉन न्यूटोनियन। टाउ इज इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं, इसको एम ले लीजिए, एम इंटू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू द पावर एन। ये आपका हो गया नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यहाँ पे एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, एन की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वो डायलेटेंट है कि सूडो प्लास्टिक। क्लियर।
इसके अलावा मैंने आपको बता दिया अबाउट द बिंगम प्लास्टिक, दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू पावर एन, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो सारे हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, जो टाइम के साथ साथ जिनकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज करती है। ठीक है, अपरेंट विस्कोसिटी ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड डिक्रीजेज विद टाइम। तो बेसिकली ये जो है ना आपका विस्कोसिटी जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम निकल करके आता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल है आपके पास क्रूड ऑयल है, आपके पास लिपस्टिक है, आपके पास जो है पेंट्स हैं, आपके पास ये सब चीजें जो आपके पास, प्रिंटर इंक नहीं आएगा सर, इसमें प्रिंटर इंक नहीं आएगा, प्रिंटर इंक इस वाले में आएगा। रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक में क्या अपरेंट विस्कोसिटी या जिसको रियोपैक्टिक फ्लूइड्स बोलते हैं कि इंक्रीज होती है टाइम के साथ। जैसे कि आपका क्या है, लिक्विड सॉलिड सस्पेंशन है, जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर है, बेंटोनाइट सॉल्यूशन है, आपका प्रिंटर इंक है, ये आपके रियोपैक्टिक में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम निकल करके आपके पास आएगा। ठीक है, न्यूटोनियन कौन कौन से आएंगे न्यूटोनियन में, आपके पास एयर है, वाटर है, मर्क्यूरी है, ग्लिसरीन है, कैरोसिन है, अदर इंजीनियरिंग फ्लूइड्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि आपका जो क्विक सैंड है, क्विक सैंड किस में आएगा, क्विक सैंड सूडोप्लास्टिक में आता है। ठीक है, सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक को मैं शियर थिनिंग भी बोलता हूँ, जिनकी विस्कोसिटी जो है शियर स्ट्रेस लगाने से कम होती रहती है। अल्ट्रा फाइन इरेगुलर पार्टिकल सस्पेंशन, शुगर इन वाटर, एक्व सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च, क्विक सैंड, बटर प्रिंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइडियल प्लास्टिक में कौन से आ जाएंगे, सीवेज स्लज आ जाएगा आपका, ड्रिलिंग मड्स आ जाएगा आपके पास। और विस्को इलास्टिक एक नए टाइप के फ्लूइड्स हैं। ये है क्या बेसिकली आपका, आपने हुक्स लॉ आपने हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी सुना होगा, तो बेसिकली हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को फॉलो करते हैं, राइट, दीज आल्सो फॉलो द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपके आ जाएंगे विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स में। आपका इसकी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, राइट, इसकी जो इक्वेशन है ना विस्को इलास्टिक कुछ ऐसे बनती है, विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक। तो टाउ जो होगा आपका म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई तो होगा प्लस अल्फा इंटू ई भी होगा। ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जनरली आपको पॉलीमर्स में देखने को मिलता है इलास्टिसिटी। जनरली पॉलीमर्स जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग पॉलीमर्स होते हैं, वो पॉलीमरिक फ्लूइड्स भी बोलते हैं, उसमें आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका बिटुमिन है, आपका टार है, एस्फॉल्ट है, पॉलीमराइज्ड फ्लूइड्स हैं, ड्रैग रिडक्शन फीचर, तो ये सब आपके विस्कोइलास्टिक फ्लूइड्स में निकल करके आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। यहाँ पे गैसेस के बारे में ज्यादा बात होती है। यहाँ पे जब भी थर्मोडायनामिक की बात होगी तो गैसेस के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे दो केस निकल करके आते हैं, एक है आइसोथर्मल और एक है एडियाबैटिक। अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा कि आइसोथर्मल क्या और एडियाबैटिक क्या है आपके पास। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपको पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में गैसेस का बस इतना ही रोल है, सिविल में, मैकेनिकल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिविल में मैकेनिक इतना ही रोल है गैसेस का, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी अगर आप केमिकल इंजीनियर से, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो इसका जो ज्यादा रोल आपको देखने को मिलेगा, आपका जो मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, वहां पे आपको ज्यादा रोल देखने को मिलेगा गैसेस का। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ही है गैसेस का रोल। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट निकल करके आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जिसको मैं बीटा से डिनोट करता हूं, कितना आसानी से आप किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर होता है। ये आप याद रखिएगा। और चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज वॉल्यूम कम होती है, तो कम को नेगेटिव में बनाया तो पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो माइनस डीवी अपॉन वी, वी क्या है आपका वॉल्यूम और पी क्या है आपका प्रेशर, प्रेशर इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बोतल है, इस बोतल में गैस भरी हुई है, अभी इसकी वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, इसको मैंने दबा के बंद कर दिया, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम कम हो जाएगी तो कितनी वॉल्यूम कम है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय कितना मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, उसी को मैं कंप्रेसिबिलिटी का नाम देता हूं। ठीक है, ना स्टूडेंट, अब देखिएगा, मास जो होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और मास जो है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो मास का अगर मैं टोटल डेरिवेटिव लूंगा तो वो जीरो आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो होगा। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर होगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकलेगा कि माइनस डीवी अपॉन वी जो होगा मेरे पास, ये आ जाएगा डी रो अपॉन रो।
क्यों आया, मैं क्यों किया ऐसा, मेरे दिमाग खराब तो नहीं था मेरा, मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट कर सकूं, तो वो एक और मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का। तो कंप्रेसिबिलिटी जो निकल करके आएगी मेरे पास, वो आ जाएगी डी रो अपॉन रो, रो है डेंसिटी अपॉन डीपी, रो है मेरे पास डेंसिटी। ठीक है, इसलिए मैंने किया बिकॉज एग्जाम में ना ये सब आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस होता है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज बल्क मॉडुलस। आपने देखा हो कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू बल्क मॉडुलस होता है। तो बल्क मॉडुलस जो होगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी आपका निकल करके आता है। अगर आप इसको चाहो तो आप कर भी सकते हो, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो आपका डीवी अपॉन वी होता है, वहीं से आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका बल्क मॉडुलस, इसको मैं के से भी डिनोट कर सकता हूं। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं, तो बल्क मॉडुलस जो गैसेस के लिए निकल करके आएगा, अगर आप इस वाले को रेसिप्रोकल अगर आप इसका ले लो, तो आपका आ जाएगा डीपी, तो डीपी अपॉन डी रो इंटू रो। तो ये आपका बल्क मॉडुलस निकल करके आ जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उठा करके ये कंसेप्ट वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह यहां से पूछ सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसका एक और रूप है P इज इक्वल टू रो इंटू आर इंटू टी, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अगर अब मैं यहां पे देखूं कि रो इंटू आर इंटू टी, ठीक, अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डेरिवेटिव ले लूं मैं इसका, तो यहां पे अगर आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, मैं करना क्या चाहता हूं स्टूडेंट, बिकॉज यहां पे मेरे पास दो केस निकल करके आते हैं। एक केस है मेरे पास आइसोथर्मल कंडीशन का, और एक केस है मेरे पास एडियाबैटिक कंडीशंस का। तो उन दोनों केसेस को मैं यहां पे देखना चाहता हूं कि मेरे पास एक्सप्रेशंस क्या बनेंगी, व्हाट आर द वेरियस एक्सप्रेशंस दैट आई विल बी गेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंशिएटिंग, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, बिकॉज प्रेशर चेंज होगा, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो डी रो अपॉन डीपी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या निकलूंगा, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज दैट, अगर मैं ये बीटा को देखूं, इफ आई सी द बीटा, इफ आई सी हियर द बीटा, तो बीटा मेरे पास निकल करके आ जाएगा। सो बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू आर इंटू टी। राइट, अगर आप देखोगे ना तो 1 अपॉन, ये रो तो नीचे आ गया, डी रो अपॉन डीपी आपका 1 अपॉन आर टी हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू आर इंटू टी। तो आपका जो बल्क मॉडुलस होगा आपका, वो आपका हो जाएगा रो इंटू आर इंटू टी, बिकॉज जो बल्क मॉडुलस होता है 1 अपॉन बीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको मैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी भी बोलता हूं, आइसोथर्मल थर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये जो है ना आपकी आइसो कंप्रेसिबिलिटी। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू आर इंटू टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मे बी आपके एग्जाम वगैरह पूछ ले। इसके अलावा एक एडियाबैटिक भी होती है। एडियाबैटिक में आपका जो वर्क डन होता है वो कांस्टेंट होता है आपका, तो वर्क डन इज कांस्टेंट। ठीक, सो आपको पता है एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल टू पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट सी। नाउ स्टूडेंट्स अगर यहां पे भी मैं वही काम करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं पी करूं, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन मेरे पास आएगी, जो बीटा एडियाबैटिक होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन गामा इंटू पी। तो ये आपका एडियाबैटिक के लिए आपका बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पूरा मैंने इसको एक्सप्रेशन नहीं किया, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रेशन कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पी पर गामा प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। अब आप वहां पे जब बीटा की वैल्यू को पुट करो, तो आपके पास 1 अपॉन गामा इंटू पी निकल करके आएगा एडियाबैटिक कंडीशंस के लिए। तो ये आपका एडियाबैटिक कंडीशन के लिए ये आपकी एक्सप्रेशन निकल करके आएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका जो कंसेप्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, वो खत्म हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वो आपका खत्म हो गया। जो गैसेस वाला जो लास्ट का पोर्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, राइट, इसके अलावा जो आपका आइसोथर्मल जो कंप्रेसिबिलिटी, ये जो है आपका, ये आपके लिए एग्जाम में भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी एग्जाम में पूछ ले। लेकिन बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई है, एडियाबैटिक वगैरह, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी इससे पहले का जो है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो या ईएस का एग्जाम हो या आपका एजे का एग्जाम हो, फॉर एवरी एग्जामिनेशन दैट पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। फॉर नो स्लिप कंडीशन एट रिजिड बाउंड्री इज एप्लीकेबल टू नंबर वन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ओनली, फॉर आइडल फ्लूइड्स ओनली, ऑल रियल फ्लूइड्स। ये बताइए, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आपसे घर पे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से कौन सा जो है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है, बताइएगा। स्टोक्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड या पॉइस, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ गैस को क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स को क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होती है पानी की, बताइए क्या होगा, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत ही आसान है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाओगे ना कि सरफेस टेंशन जो है किसकी वजह से होती है, फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से होती है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज इतना, द गेज प्रेशर इनसाइड, ये वही वाला है डेल्टा पी की जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई थी। एक्सेस प्रेशर आपका जो है बबल के लिए अलग होगा, राइट, आपका जो है ड्रॉपलेट के लिए अलग होगा, जेट के लिए अलग होगा, वो सब वहीं से आएगा आंसर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लिक्विड की 0.8 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, बहुत ही आसान है। ठीक है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, शियर रेट थिनिंग होते हैं, शियर रेट थिकनिंग होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, या फिर बोथ शियर रेट थिकनिंग टाइम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कर्व ए किसको रिप्रेजेंट करता है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए असाइनमेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन द सीजीएस यूनिट जो डायनामिक विस्कोसिटी उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पॉइस है, पास्कल सेकंड है, स्टोक्स है, क्या है। ठीक है, सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ डैश एट द फ्री सरफेस, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है, विस्कस की वजह से, कोहेजन एडहेजन या बोथ कोहेजन एंड एडहेजन। ठीक है, बताइएगा आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई है। अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ए जे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका ईएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए मैं और लेक्चर्स लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय।